हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने चैनल कंसेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, यू कैन इजीली क्रैक योर गेट एग्जामिनेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर आप आज से भी, जब से इस वीडियो को देखा, अगर आपके पास 4 महीना 3 महीने का समय है, देन ऑल्सो यू कैन इजीली क्रैक गेट एग्जामिनेशन। इसमें हम स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे कि हाउ इजीली यू कैन क्रैक इट। ओके, बाय फॉलोइंग दैट स्ट्रैटेजी यू कैन इजीली score good percentage of mark. So this video will be very much important video for GATE appearing student from 3rd year 4th year, या फिर अगर आप पास आउट भी हो गए और आज से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, गेट एग्जाम देने का मन बना लिया है, तो भी आपके लिए बहुत एप्लीकेबल होगी, बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो। वीडियो में कंप्लीट बने रहिए, इंटरेस्टिंग वीडियो होगी गाइस। हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर को देखेंगे। आपने किसी भी एग्जाम को अपियर होने का मन बना लिया, तो मन बनाने से काम नहीं होता है। हमको सबसे पहला, हमारा जो पहला टास्क है, टू डाउनलोड दिस सिलेबस। हमको सिलेबस को स्टडी करना है, ये आपका पहला टास्क होगा। इससे आपको पता क्या चलेगा कि मेरे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, किस एरिया में हमको स्टडी करना है, कितना स्टडी करना है, कितने सारे टॉपिक्स हैं, है ना। ये सारा आपके पास डिटेल होना चाहिए। आप सिलेबस को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लो। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, टेक प्रिंट आउट। ये आपका पहला स्टेप होगा और इसको प्रॉपरली स्टडी करिए सिलेबस को। ओके, स्टेप नंबर 2, सेलेक्ट मेजर पेपर अकॉर्डिंग टू वेटेज। अब मेजर पेपर आप कौन कौन से सेलेक्ट करोगे, ये कैसे डिसाइड करोगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपको ऑब्जर्व करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखने के बाद, नहीं भी कम से कम तो एटलीस्ट 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद वहां से आपको ये पता लगानी है कि कौन से पेपर से अधिकतम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर सिविल इंजीनियरिंग का बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में जो मेजर पेपर होगा, क्योंकि आने वाला जो एग्जाम है गेट का, ये कंडक्ट करवाएगी IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर ने जब भी गेट एग्जाम लिया, उन्होंने लगभग चार बार अभी तक गेट कंडक्ट करवाई है, तो वो बहुत पहले कंडक्ट करवाई है। तो हमको बेसिकली रिसेंटली 8 साल 10 साल का ट्रेंड को फॉलो करना है। तो रिसेंट 8 to 10 ईयर्स का ट्रेंड क्वेश्चन पेपर को देखिए, उनमें कौन सा पेपर का वेटेज ज़्यादा पूछा गया है ना। तो कोई ना कोई एक रिपीटेटिव पैटर्न आपको मिल जाएगा। तो सेलेक्ट दोज पेपर्स, सेलेक्ट दोज मेजर पेपर्स। फॉर एग्जाम्पल सिविल में अगर मैं आपसे बात करूं, सॉइल मैकेनिक्स हमेशा छाया हुआ रहता है। सॉइल फ्लूइड प्लस OCF, ये पेपर आप छोड़ नहीं सकते। सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल प्लस स्ट्रक्चर एनालिसिस प्लस RCC। स्टील छोड़ भी देंगे तो चलेगा, लेकिन इतना तो आपको करना ही करना है। फिर उसके बाद आपको जो करना है वो करना है एनवायरमेंट इंजीनियरिंग। ओके, इतना सेक्शन आपको सेलेक्ट करना है फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग। मान लो तो कितना पेपर हो गया, पेपर 1 2 2 सब्जेक्ट, 3 4 प्लस 2, मतलब टोटल ओवरऑल आपका 6 सब्जेक्ट हो गया, 6 सब्जेक्ट। अब आपको क्या करना है, 6 सब्जेक्ट मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो 6 सब्जेक्ट हो गए, इसमें सॉइल मैकेनिक्स का जो वेटेज है वो लगभग हर साल पर ईयर 10 नंबर ऑन एन एवरेज पूछता है। फ्लूइड प्लस OCF से 10 नंबर पूछता है। सोम प्लस स्ट्रक्चर प्लस RCC, अगर तीनों को कंबाइन कर दें तो 15 से 20 नंबर का 15 to 20 मार्क आपको मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम के अंदर। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, ये 8 से 10 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा एग्जामिनेशन के अंदर। तो ये देखिए, इतना पेपर अगर आप अच्छे से कर लेते हो, तो इतने पेपर को करने के बाद कितना मार्क आपका बन रहा है। अगर आपने अच्छे से किया है तो हम यही चाहेंगे कि हमको कम से कम फुल टू फुल नंबर हमको अचीव करना है। तो लेट्स सपोज फुल टू फुल नहीं भी कर रहे हैं, एटलीस्ट ये टोटल में से 4 सेक्शन में से इतने पेपर को स्टडी करने के बाद हम 40 मार्क तो लगा के आएंगे। सही इतना तो मिनिमम स्कोर हमको करना ही करना है, 40 नंबर 40 मार्क सही। तो आप केवल इन 6 सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आपको कम से कम 40 नंबर आपको मिलेगा। तो इनको अच्छे से डिटेल में इतना पढ़ के जाइए, ठीक है। ये होती है मेजर पेपर को सिलेक्ट करने का फायदा। और ये 4 महीने के दौरान इस 6 पेपर को आप इजीली कवर कर सकते हो, समझे क्या। अगर आपने एकदम 0 लेवल से अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट किया है, फिर भी आप इतने को ही पढ़िए। इसी तरह से फॉर डिफरेंट ब्रांच यू यूज द प्रोसीड्यूर।
सेलेक्ट द मेजर पेपर एंड स्टडी ओनली दैट मेजर पेपर विद कंप्लीट डिटेल्स, फुल, उसमें से कुछ नहीं छूटना चाहिए। ओके, उसमें से सारी चीज होना चाहिए, उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दो, चाहे रात में सोए हो जागे हो, कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ दो, वो सब कुछ आना चाहिए। इट इज इम्पोर्टेंट। ओके, खैर ये तो हो गया मेजर पेपर का बात। अभी देखो इसके अतिरिक्त भी तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से भी क्वेश्चन आएंगे। तो उनमें से देखिए माइनर पेपर्स को उनका कुछ स्पेशलाइज्ड टॉपिक या फिर रेपिटेटिव टॉपिक जिससे अधिकतम क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे वाला एक टॉपिक पढ़ लो, बस सिंपल सा टॉपिक है। एसएसडी कैसे निकालना है, ओएसडी कैसे निकालना है ना, अब सुपर एलिवेशन क्या है, ट्रांजिशन लेंथ कैसे निकालना है, बस ये सब, वर्टिकल समिट कर्व का, वैली कर्व का फॉर्मूला वगैरह क्या है, इतना भी कर लेगा तो काम बन जाएगा। थोड़ा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम कर लेगा, मतलब सीमेंट का प्रॉपर्टीज देख लेगा, कंक्रीट का प्रॉपर्टीज आपने देख लिया, समझ रहे, बिल्डिंग मटेरियल्स में ये सब चीज़ें तो बेसिक चीज़ें हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। तो सेटिंग टाइम पूछ लेगा, या फिर कोई एपरेटस का नाम पूछ लेगा, ली चार्टिलियर्स एपरेटस इज यूज्ड फॉर, है ना, विकाट एपरेटस इज यूज्ड फॉर। तो इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चंस तो हो सकता है उनमें से भी 1-2 नंबर अटेम्प्ट कर लोगे। और एक छोटा सा पेपर बताता हूँ, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी में सब कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो चलेगा। स्टार्टिंग वाला जो चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, वो वाला जिसमें थिसन पॉलीगॉन मेथड वगैरह है, प्लस उसके बाद आपको कर लेना हॉर्टन इक्वेशन, है ना, इन्फिल्ट्रेशन लॉस कैलकुलेशन का, फिर फाई इंडेक्स डब्ल्यू इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को कर लेना है, फिर हाइड्रोग्राफ के कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लेना है। बस इतना भी कर लेगा तो इतने में से एक ना, भले 6 नंबर का मान लो पूछ रहा है वो पेपर में, लेकिन इतना भी आपने पढ़ा है, इसमें से 2 नंबर या 4 नंबर का आ गया तो उतना तो सॉल्व करके आओगे। सो कहीं ना कहीं ये 40 से और इसमें 5 या 6 नंबर में ऐड कर रहा हूँ, 5, 6 या 8, 10, कम से कम 10 नंबर ओवरऑल सारे सब्जेक्ट से, है ना, उतना आप आंसर कर दिए। तो टेक्निकल पेपर में आपका सही अगर मैं बात करूं तो अगर आपने अच्छे से ढंग से पढ़ा है तो 50 नंबर आप इजीली स्कोर कर पाएंगे। बहुत बड़ी टास्क नहीं है। ओके, तो ये तो हुआ मेजर पेपर सिलेक्शन करने का स्टेप, वो स्टेप नंबर 2 हो गया। तीसरा स्टेप आपका क्या है, और मेन स्टेप, आप देखिए क्वेश्चन, आपके पास क्वेश्चन बुक भी होगा कोई कोचिंग वगैरह का तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन बैंक वगैरह का मार्केट से खरीद लिया है। मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जिनके पास पैसा उतना नहीं होता है। तो आप क्या करिए, लास्ट 20 ईयर के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। इसको कैसे डाउनलोड करेंगे, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है जो कि आई बटन में आपको आ जाएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिए। सिविल इंजीनियरिंग सिलेबस के लिए भी वीडियो बना दिया है, क्या है सिलेबस गेट में क्या नहीं है, आई बटन में आ जाएगा, आप देख लीजिए। ओके, उस वाले वीडियो को भी। ये कैसे डाउनलोड करेंगे, आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लीजिए। इसमें मैंने इस वीडियो में बताया है कि सारे ब्रांचेस के लिए, आपका चाहे कोई भी ब्रांच हो, है ना, आप कैसे लास्ट 20 ईयर के पेपर को कैसे डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकालिए, ये जरूरी है। डाउनलोड करके रखना जरूरी नहीं है, उसका प्रिंट आउट निकालना जरूरी है। टेक प्रिंट आउट। क्यों, देखो मैं यही मानता हूँ कि हार्ड कॉपी से ही पढ़ाई होती है, सॉफ्ट कॉपी से पढ़ाई नहीं होती है। ऑनलाइन पढ़ाई, वीडियो कोर्स, ये सब होता है, लेकिन हार्ड कॉपी अगर आप बना लिए ना उन सब चीज़ों का, तब वहाँ से आपको रिवीजन करने में, पढ़ने में बहुत सहूलियत होती है, बहुत आसानी होती है, अच्छा भी लगता है ना, इंटरेस्ट भी बनते रहता है। स्टेप नंबर 4, यू कैनॉट स्किप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 15 नंबर का आता है, ठीक है। मैं एप्टीट्यूड का बात नहीं कर रहा हूँ, एप्टीट्यूड भी 15 नंबर का आता है, लेकिन उसमें बहुत सारे चीज़ होते हैं, इंग्लिश वगैरह होता है, रीजनिंग होता है, एप्टीट्यूड होता है, सब कुछ का मिक्सचर आता है 15 नंबर का, वो चीज़। लेकिन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में केवल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 15 नंबर के लिए पूछता है, और इसका सिलेबस बहुत सिंपल है, सिंपल सिलेबस। अभी अपने चैनल पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की कोर्स चल रही है, आप उस कोर्स को विजिट करिए, उसको स्टडी करिए अच्छे से डिटेल में। आपको मैं दावा करता हूँ विथ 100% श्योरिटी, ये जो 15 नंबर का इंजीनियरिंग मैथ आपको आने वाले गेट एग्जाम में पूछेगा, उसमें आप इजीली 10+ स्कोर कर दोगे। अगर आपका +2 में बेसिक मैथमेटिक्स नहीं था फिर भी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप वीडियो कोर्स को आइए, फॉलो करिए, विजिट करिए, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़िए, अच्छे से डिटेल में नोट्स बनाइए और चीज़ों को प्रैक्टिस करिए, और टाइम टू टाइम हमको व्हाट्सअप करते रहिए 7008420353 पर। किसी भी तरह का मैथमेटिक्स में कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर चाहिए, ओके, तो व्हाट्सअप करिए। अगर वो रिलेटेड टू गेट होगा तो हम सॉल्व करके आपको दे देंगे, ठीक है।
रिलेटेड टू गेट नहीं होगा तो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा भी नहीं। क्यों? इसमें आप ही का टाइम वेस्ट है, उतना आपको रिसर्च नहीं करना है, जितना हमको चाहिए उतना ही हमको पढ़ना है। ओके, सो ये आप छोड़ नहीं सकते। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को करिए। तो अगर अब मार्क का कैलकुलेशन करूं तो 50 प्लस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में मिनिमम 10 नंबर एज्यूम कर रहा हूं, तो 50 प्लस 10 आपका कितना हो गया टोटल? ओवरऑल 60 नंबर। इतना मार्क आपको अब तक आ रहा है इस 4 महीने के प्रिपरेशन में। प्लस इसमें से तुक्का लगा के, इतना तो इंजीनियरिंग में टेक्निकल, थोड़ा टेक्निकल स्टूडेंट का दिमाग तेज होता ही है, कुछ ना कुछ आगे पीछे करके, मान लो जो एप्टीट्यूड वाला 15 नंबर का सेक्शन है उसमें से कुछ ना कुछ तो सॉल्व कर ही दोगे, 2-4 नंबर तो सॉल्व कर ही दोगे। ये तो कोई भी कर देता है, गधा से गधा स्टूडेंट जाके कर देता है। मान लो 2-4 नंबर या 6 नंबर तक या 5 नंबर भी सॉल्व करके आ गए, तो ये हो गया कितना? टोटल 65। अब इस 65 नंबर में से अब मैं इसमें नेगेटिव मार्किंग लेता हूँ। मान लो कि आपका 10 नंबर नेगेटिव चला गया माइनस में, ठीक है, 10 नंबर आपका खत्म हो गया, तो ओवरऑल फिर भी आपके पास कितना बच रहा है? 50 नंबर। 50 नंबर कम नहीं होते गेट में। अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो आप यू कैन इजीली मीन्स क्रैक गेट विथ 50 नंबर। और ये 50 नंबर पे आपको अच्छा खासा ढंग का स्कोर मिल जाएगा। ढंग का स्कोर मिल जाएगा तो उस ढंग के स्कोर को यूज करके, हाँ, इतना कम नंबर पे 50 नंबर बहुत कम आज की डेट पे बोलूँगा, लेकिन हम लोगों ने जब निकाला था तो 50 नंबर में रैंक 500 भी आता था, ठीक है, 500 या 300 रैंक भी आ जाता था। ओके, सो आज के डेट पे 50 नंबर में PSU तो नहीं मिलेगा आपको, ये कंफर्म है, लेकिन आपको अच्छा कॉलेजेस में आपको एमटेक के लिए एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप बीटेक 4th ईयर जस्ट पास आउट हो रहे हैं तो एमटेक में जाना बहुत फायदेमंद रहेगा आपके लिए, क्योंकि वहाँ जाके आपको अतिरिक्त 2 इयर्स का समय मिल जाएगा, जिस दौरान आप उस समय को पोटेंशियली यूज कर सकते हैं फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन। विथ स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर 50 नंबर स्कोर किया है, IIT तो उतना नहीं मिलेगा, लेकिन एमटेक तो NIT में मिल जाएगा या फिर आपका स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपको मिल जाएगा। तो आप NIT में जाने का कोशिश करिए और कोई भी अनसंट ब्रांच चूज करके मत जाइए। आप बेसिकली कोर ब्रांच को ही चूज करो। सिविल वालों को मैं रिकमेंड करूंगा स्ट्रक्चर चूज करें, जियोटेक्निकल चूज करें या फिर वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग चूज करें। इसके अतिरिक्त और भी कोई अदर ब्रांच चूज करने का ज़्यादा कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आपका जो भी ग्लेमर होगा, ग्लो होगा, वो स्ट्रक्चर में होगा। आई एम एमटेक इन स्ट्रक्चर। ओके, अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप कि आप इतना करने के बाद आप प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट एंड डेडिकेटेड स्टडी। ये हम कैसे करेंगे? देखिए, अगर आपने डिसाइड कर लिया है, मन बना लिया है कि गेट एग्जाम को क्रैक करना है, तो 24 घंटे दिन में होते हैं। मैं आंख बंद करके बोल रहा हूँ, आपको कम से कम 15 आवर्स डेडिकेटेड स्टडी करना होगा। इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, कम से कम 15 आवर। अब जो स्टूडेंट है कॉलेज में अभी प्रेजेंट है, उनका कुछ ना कुछ सब्जेक्ट में क्लियर होगा, उनको उतना कंप्लीट स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कॉलेज के जो स्टूडेंट है वो कॉलेज भी अटेंड करोगे, अभी इन सब चीज़ों की मतलब गेट के लिए भी अलग से तैयारी करना है, मुश्किल हो जाएगा। तो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए नहीं भी कम से कम, तो स्टूडेंट लाइफ में देखो तुमको कोई काम नहीं है, तो 8 आवर तो कम से कम कॉलेज में होने के बाद, उसके बाद घर आओगे, फिर 8 घंटा से 7 घंटा, मान लो 7 घंटा और 1 घंटा कम कर दिया, इतना 7 घंटा करके रोज तो कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है आज से एग्जाम तक, ठीक है। मिनिमम इतना चाहिए। अब ये 7 घंटा में टाइम वेस्ट नहीं करना है। 7 घंटा पढ़ना है मतलब 7 घंटा पढ़ना है, ठीक है। अब इस 7 घंटा को कैसे पढ़ोगे? आप 3-3 घंटे का सेट बनाओ, 3 आवर का एक सेट बनाओ, प्लस फिर 3 आवर का एक सेट बनाओ, ठीक है, फिर प्लस 1 आवर का अतिरिक्त सेट हो गया। अब करना क्या है, जो भी सब्जेक्ट को लिया, कोई 2 सब्जेक्ट को ले लिया, हमारे पास टाइम उतना ज़्यादा नहीं है तो 2 सब्जेक्ट को हम कंसिडर कर लिए। अब 2 सब्जेक्ट में हमको रिसर्च नहीं करने बैठना है, ESE लेवल पे नहीं पढ़ना है। अगर उसका आपके पास PDF फाइल है नोट्स का, है ना, थोड़ा मोड़ा बेसिक क्लियर है, तो PDF फाइल से आप पढ़ लो, उसको बस पढ़ना है, नोट्स को पढ़ना है अच्छे से। जो पॉइंट लग रहा है कि जो मतलब कि थोड़ा नया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको फिर कॉपी पे लिख लेना है, ठीक है, ऐसा करिए। मतलब आपके पास नोट्स है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास आइए, चीज़ें आपको मिल जाएगी। चैनल पे विजिट करो, इतना वीडियो पड़ा हुआ है, पढ़ लो, गेट निकल जाएगा। नाउ तो नोट्स से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ये चीज़ आप करेंगे तो ये आपको बेसिकली स्टार्टिंग में कोई भी मेजर पेपर को कंप्लीट करने में, नोट्स को प्रॉपरली स्टडी करने में 7 दिन का टाइम लग जाएगा, ठीक है।
7 या 8 दिन का टाइम लग गया। तो 8 दिन में आपका केवल आप नोट्स को स्टडी कर रहे हो, ठीक है, अच्छे से डिटेल में नोट्स को समझ लिया पढ़ के 8 दिन के अंदर। ये करने के बाद उसके बाद क्या करना है, प्रीवियस ईयर सारे गेट के क्वेश्चन इसमें लगाने हैं, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर सारे गेट के क्वेश्चन कहाँ से लगाओगे, जो मैंने आपको दिया क्वेश्चन बैंक, ओके, डाउनलोड कर लो, फिर वहाँ से प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, मतलब देख देख के वहाँ से सॉल्व करिए, वो ज़रूरी है। इस तरह से आप फिर डिफरेंट सब्जेक्ट पे इम्प्लीमेंट करो, ओके। अब 1 आवर ये जो टाइम था, ये टाइम मैं किस लिए ले रहा हूँ, मान लो 3-3 घंटा करके एक सब्जेक्ट को पढ़ा, तो जितना भी पढ़ा कॉपी, मतलब जितना भी नोट्स बनाया उस 3 घंटा में सब पढ़ा लिखा, फिर लास्ट के 1 घंटे में आप ऐसा करो कि उनको रिवाइज कर लो, अपना डेली स्टडी बंद करने से पहले उसको रिवाइज कर लो, फिर स्टडी को बंद कर दो, फिर नेक्स्ट डे का प्लान ऐसे करना है। समझ में आ रहा है? तो ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए। और अभी आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे कि सर ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ फिर अगला सब्जेक्ट भूल जा रहा हूँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी उतना समय नहीं है आपके पास कि आप अगला सब्जेक्ट भूल जाएंगे। वेल, इसमें मैं आपको और थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ। लेट मी इरेज समथिंग, सम स्पेस क्लीन करने दीजिए। देखिए, जब आप गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जब नोट्स पढ़ोगे ना, तो नोट्स पढ़ने के टाइम में एक चीज़ और करना, एक अलग से कॉपी ले लो, उसका हेडिंग बना दो शॉर्ट नोट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। आप वो मेड इजी वेड इजी का आप बोलोगे मेरे पास वो हैंडबुक है, ये बुक है, वो बुक है, ठीक है, कोई बात नहीं, हैंडबुक है भी तो अच्छा है, मैं क्या करूँ उसका, ठीक है, लेकिन हमको शॉर्ट नोट्स पढ़ाना है, हमको शॉर्ट नोट्स पढ़ना है। अब इसको मैं इसमें क्या लिखूंगा, शॉर्ट नोट्स के अंदर मेरा कौन कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, फॉर्मूला सब लिख लो। अपने हाथ से लिखना अलग चीज़ होता है, किताब से डायरेक्ट पढ़ना अलग चीज़ होता है। तो सारा फॉर्मूला लिखिए शॉर्ट नोट्स के अंदर, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को कंसाइज करके, ठीक है, जैसे कि कोई लॉ वगैरह है, ओके, डार्सी लॉ है तो डार्सी लॉ का स्टेटमेंट लिख दिया, उसके एजम्पशंस लिख दिए, उसके वैलिडिटी लिख दिए, ठीक ना, उसके अप्लीकेबिलिटी लिख दिए, मतलब वो किस केस में अप्लीकेबल होता है, इन सब चीज़ों को। स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला क्या है वो लिख दिए, ठीक है। पैरेलल परमेबिलिटी निकालना है पैरेलल फ्लो के केस में, सीरीज फ्लो के केस में कैसे निकालेंगे वो लिख दिए। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिख दिए, है ना। कंसोलिडेशन में बहुत सारा फॉर्मूला लिख दिए। फाउंडेशन में बहुत सारा साइंटिस्ट है, उनका अपना एक थ्योरी है, तो वो साइंटिस्ट का नाम, वो छोटा सा थ्योरी, उनका एजम्पशन वगैरह, किस केस में वैलिड है, कौन सा फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, वो सब थोड़ा एक एक कीवर्ड एक एक वर्ड में लिखना है, समझे। सेलो फाउंडेशन तो बस सेलो फाउंडेशन, ये दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर सेलो फाउंडेशन, कोई जरूरी नहीं है, तरजागी लिख दिया, सेलो लिख दिया, बस हो गया, समझे क्या। उसका एजम्पशन जो भी है, फ्रिक्शनलेस फ्रिक्शन लिख दिया, ओके। बस ये सब चीज़ कीवर्ड्स उसको लिख के फिर उसका फॉर्मूला जो भी है, डिफरेंट फार्मूलाज उनको लिख दिया। तो इस तरह से आपका 3-4 पन्ने में या 5 पन्ना मान लो मैक्सिमम, हर एक सब्जेक्ट का 5 पन्ने में आपका शॉर्ट नोट्स क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद टेस्ट सीरीज, तो ये टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करोगे, व्हेन टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे राय से आप अभी से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं तो अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो और पढ़ो जो स्ट्रैटेजी बताया। जनवरी में या फिर दिसंबर के एंड में आप टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर लो, फिर कंप्लीट जनवरी आप टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट करो, ओके। क्योंकि आप तो अधिक सब्जेक्ट को पढ़ नहीं रहे, आप मेजर सब्जेक्ट पे मैक्सिमम आपका फोकस है ना। तो जनवरी में आपका टेस्ट सीरीज सारा सॉल्व हो जाएगा। तो जनवरी में टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी पूरा, ओके। क्योंकि फरवरी में एग्जाम होगी तो रिसेंटली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उस समय टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब प्रीवियस ईयर कब सॉल्व करेंगे, ये जो 3 महीना जो जनवरी को छोड़ के ये जो अभी से 3 महीने हैं, इसमें सारे प्रीवियस ईयर लगा दो इस दौरान। फिर जनवरी में इन टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना है। टेस्ट सीरीज को कैसे सॉल्व करेंगे, मान लो जो भी सब्जेक्ट को मेजर सब्जेक्ट को टारगेट किया था उसमें से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें से जो क्वेश्चन गलत हो गया है ना, उसको फिर से सॉल्व करिए। टेस्ट सीरीज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से न्यू कॉन्सेप्ट्स लॉन्च होते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन गलत हो गया उस क्वेश्चन को किसी तरह से सॉल्व करना है, उसका कॉन्सेप्ट को लिख लेना है कॉपी पे, ये जरूरी है। हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट वही उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ये होता है, ओके। इसमें कोई गलत नहीं है, ये होती है। तो टेस्ट सीरीज इज इम्पॉर्टेंट। आप किसका लोगे, अभी किसी का भी ले लो, कोई भी कोचिंग का, मेड इजी का,
या फिर IAS मास्टर का, ये दो कोचिंग इंडिया में स्टैंडर्ड है। एस वगैरह का कोई जरूरी नहीं है यार, आप मेडिजी या फिर IAS मास्टर में से किसी का एक का कोचिंग ले, टेस्ट सीरीज ले लीजिए। उनका कोचिंग लेने का जरूरत नहीं है, टेस्ट सीरीज से ही काम हो जाता है, ठीक है, ये जरूरी है। तो जनवरी में पूरा टेस्ट सीरीज सॉल्व करो। अब देखो पूरा जनवरी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहा है, तो अब शॉर्ट नोट्स जो बनाया था उसका यहाँ पे फायदा होगा। हर एक दिन पूरे जनवरी में शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है, हर एक दिन। और देखिए आपने तो पूरा कंप्लीट कन्वेंशनल स्टडी तो किया नहीं है, बस क्रैक ओरिएंटेड स्टडी किया है। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि न्यू चीज़ नहीं पढ़ना है। बहुत लोग कहते हैं कि कुछ नया नहीं पढ़ो, ये वो, ऐसा नहीं है। जितना हो सकता है उतना पढ़ो, ओके, जितना टाइम निकाल के पढ़ पाओगे उतना पढ़ो, लेकिन टेस्ट सीरीज भी सॉल्व होना चाहिए, ओके। अब टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का एक मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि आपको टेस्ट सीरीज कब सॉल्व करना चाहिए। देखिए आपका जो एग्ज़ाम होगा वो मॉर्निंग सेशन में होगा, सुबह का 9 से 12, और आफ्टरनून सेशन में होगा। सो हम यही मैक्सिमम कोशिश करेंगे ना, जो हम टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करें वो मॉर्निंग सेशन में अटेम्प्ट करें इस टाइम में, समझे क्या, या फिर आफ्टरनून में। ये नहीं कि रात के 2 बजे टेस्ट सीरीज देने बैठ गया, नहीं, रात के 2 बजे बैठा है तो पढ़ाई करो यार, उस दौरान आपको टेस्ट सीरीज देने की ज़रूरत नहीं है। आप टेस्ट सीरीज उसी दौरान दीजिए जिस दौरान आपका गेट का एग्जामिनेशन रियल टाइम में आपको कंडक्ट करवाई जाएगी, तो रियल टाइम परफॉर्मेंस आप उसी समय दीजिए, ओके। इस बात का बहुत स्टार मार्किंग करके नोट कर लो, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान देना। नेक्स्ट क्या, इतना कर लिया, गुड लक, यू आर सिलेक्टेड। लड्डू लेके आ जाना अपने पास, ओके। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक यू कैन save my contact number 7W842033. Civil engineering student helpline. Any kind of problem from any subject you can consult us. Welcome to Concept Decoder. आप सभी का Concept Decoder में स्वागत है। Good luck, have a nice day, take care.